निशा बचपन से ही कमजोर थी। वो जब भी तला हुआ या फिर बाहर का कुछ खाती तो उसका पेट खराब हो जाया करता था। देखते ही देखते निशा बड़ी हो गई और उसकी शादी की उम्र हो गई। ऐसे ही एक दिन निशा अपनी सहेलियों के साथ लकड़ियां काट कर घर आती है और तभी उसकी माँ उससे कहती है, आ गई मेरी बेटी। तुझे पता है तेरी जिससे शादी की बात चल रही थी उन लोगों ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। लड़का बहुत अच्छा है और बहुत जल्द मेरी बेटी किसी के घर की बहू बनने वाली है। क्या माँ, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। इतना बोलकर निशा शर्मा जाती है और खाना बनाने लगती है। अब इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है। शादी वाले दिन निशा दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बैठी हुई थी तो वहीं दूसरी ओर निशा के घर वाले बारातियों का स्वागत करने के लिए बारातियों का इंतजार कर रहे थे। तभी निशा अपनी एक दोस्त कविता से कहती है, अच्छा कविता, तूने मेरी शादी का खाना खा लिया? हाँ निशा, मैंने खा लिया, इसीलिए अब तू फिक्र मत कर, हर वक्त मैं तेरे साथ ही रहूंगी। ऐसे क्या बना है शादी में? मैं जानती हूँ हम तेरे जैसे अमीर तो नहीं कि हर तरह की अच्छी डिश रख सके, पर मैंने माँ से कहा था कि वो सब कुछ अच्छी चीजें जरूर रखें। निशा, तू कैसी बातें कर रही है? शादी ब्याह में ऐसे कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी जिंदगी भर की कमाई ना लगाएं। और अंकल आंटी ने तो तेरी शादी की हर अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर तू कह रही है तो सब अच्छा ही होगा। वैसे क्या तू मेरे लिए कुछ ला सकती है? मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, तो मैडम जी को भूख लग रही है, इसीलिए गोल गोल बातें घुमा रही है तू। फिक्र मत कर, मैं भी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। कविता इस बात से अनजान थी कि निशा बाहर का खाना तला या तेल मसाले वाला नहीं खाती। बाहर का बना खाते ही उसका पेट खराब हो जाता है। अब कविता जल्दी से जो भी खाना बना था वो निशा के लिए ले आती है। निशा को भी बहुत तेज भूख लगी थी और काफी दिनों से उसने ऐसा चटपटा खाना नहीं खाया था, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ती है और मजे से खाना खाने लगती है। कविता, तूने बिल्कुल सही कहा। सच में मेरी माँ ने खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि माँ इतना सब कुछ अरेंजमेंट कर पाएंगी। मेरी माँ इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। अब तो तुझे मुझ पर विश्वास हो गया ना? खैर, अब जल्दी से अपना खाना खत्म कर ले, बारात आ चुकी है। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद निशा को अफसोस होता है और वो डर जाती है कि कहीं उसका पेट खराब ना हो जाए। डरी सहमी निशा उस वक्त खाना छोड़ देती है और देखते ही देखते बहुत जल्द निशा की शादी विवेक से हो जाती है। पर ये क्या, ससुराल जाते ही निशा का पेट खराब हो जाता है और उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। जिस बात का डर था वही हो गया। अब क्या करूं? इतने सारे लोग हैं, कैसे हल्के होने जाऊं? ये कैसी मुसीबत हो गई। मुझे इतना तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए था। अब निशा अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है, पर यह सब कुछ विवेक देख लेता है और वो समझ जाता है कि निशा किसी प्रॉब्लम में है। क्या हुआ निशा, तुम अपना पेट पकड़कर क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? विवेक जी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है। मेरा पेट खराब हो चुका है। अब आप मेरी मदद कीजिए। क्या तुम्हारा पेट खराब हो गया है? हमारे घर में तो शौचालय भी नहीं है। हम सभी तो खुले में जाते हैं, पर तुम तो इस घर की बहू हो और आज ही आई हो। अब मैं तुम्हें शौच करवाने के लिए कैसे ले जाऊं? ये तो सच में मुसीबत हो गई। तुम यहीं रुको, मैं भी माँ को भेजता हूँ, अब वही कुछ कर सकती है। अब विवेक सारी बात अपनी माँ कल्याणी को बताता है। अब कल्याणी को भी समझ नहीं आता कि वो अपनी बहू का पेट कैसे ठीक करे। बहू, तेरा पेट अचानक से कैसे खराब हो गया? तूने कुछ उल्टा सीधा खाया है क्या? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊं, क्योंकि डॉक्टर की फीस तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और हम लोग गरीब हैं, जड़ी बूटी से ही अपना काम चला लेते हैं। लेकिन घर में इतने सारे मेहमान हैं, मैं खेत में कैसे जाऊं जड़ी बूटी लेने? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर अभी कुछ करिए। अगर मैं शौच करने नहीं गई तो मुझे डर है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बस 10-5 मिनट और दे दे, मैं किसी से बात करती हूँ। अब कल्याणी अपनी पड़ोस के सरपंच के घर जाती है और सरपंच की बीवी से बात करती है। माफ करना सरपंच जी, मुझे आज फिर से आपकी जरूरत है। दरअसल मेरी बहू का पेट खराब हो गया है और आप तो जानती हैं ना कि मेरे घर में शौचालय नहीं है और सरकार की तरफ से अभी तक पैसे भी नहीं मिले कि मैं
अपने घर में शौचालय बनवा सकूं। हमारे गांव में अभी तक सिर्फ आपके घर में ही शौचालय हैं। मैं कल सुबह अपनी बहू को जड़ी बूटी खिला दूंगी, उसका पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक के लिए आप अपने घर का शौचालय इस्तेमाल करने दें। अरे कल्याणी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं सरपंच की बीवी हूँ और हमारा काम है अपने गांव वालों की मदद करना। तुम बेफिक्र अपनी बहू को यहाँ ले आओ और जब तक उसका पेट ठीक नहीं हो जाता उससे कहो मेरे ही घर का शौचालय यूज करे। सरपंच की बीवी बहुत अच्छी थी। वो कल्याणी की मदद करती है और निशा सरपंच का शौचालय यूज करती है। पर निशा की हालत मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, पर अगले कुछ देर में इनका पेट ठीक नहीं हुआ तो इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। बार बार शौच जाने की वजह से इनके शरीर का पानी कम हो गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर बहू की तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं आपको दोबारा बुला लूंगी। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होती तो शायद मेरी बहू ठीक ना हो पाती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और मैं जल्द कोशिश करूंगी कि आपके सारे पैसे चुका दूं। माँ जी, आप माफी मत मांगिए, क्योंकि सारी गलती तो मेरी है। मैं जानती थी कि हम गरीब हैं, हमारे घर में एक शौचालय तक नहीं है और बाहर का खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। पर फिर भी मैंने अपनी शादी में तेल मसाले वाली चीजें खाई, जिस वजह से मेरा पेट खराब हो गया और मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है। देखो निशा, ये होनी है और ये किसी के साथ हो सकती है, इसीलिए अब तुम दोनों सास बहू मुझे धन्यवाद कहना बंद करो। मैं आज ही अपने पति से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि हमारे गांव का दोगुना तेजी से विकास कर सके, ताकि गांव की किसी भी बेटी बहू को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। निशा की तबीयत खराब होने की वजह से कल्याणी को सरपंच से मदद लेनी पड़ती है। पर अपने गांव की ऐसी हालत देखकर सरपंच की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद वो दुगनी तेजी से गांव में काम करवाता है और गांव के हर गरीब व्यक्ति को जल्द से जल्द सरकार से पैसे दिलवाता है। उम्मीद है कि अब मेरे गांव वालों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। अब आप सब सरकारी पैसे से अपने घर में शौचालय बनवा सकते हैं। अब बस सरकारी हॉस्पिटल की जरूरत है और मैं वादा करती हूँ ये काम भी जल्दी होगा। अब गांव का विकास तेजी से होता है और बहुत जल्द गांव में शौचालय और सरकारी हॉस्पिटल बनवाए जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल और शौचालय बनने से गांव वालों को काफी राहत मिलती है और गरीब परिवार को भी सहायता मिलती है। अब गांव वाले जड़ी बूटियों के सहारे नहीं रहते और उस दिन के बाद से फिर कभी निशा इस तरह की गलती दोबारा नहीं करती। कामिनी, जो कि अपना घर परिवार चलाने के लिए एक बड़े घर के साफ सफाई का काम किया करती थी। उस घर में दो पति पत्नी रहते थे, निशा और वरुण। दोनों पति पत्नी साथ में मिलकर अपना बिजनेस संभाल रहे थे। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक सुबह निशा चाय पी रही थी, तभी निशा कामिनी से कहती है, अरे कामिनी, यहाँ पर मेरी मैगजीन रखी थी, मुझे दिखाई नहीं दे रही। एक काम कर, मेरे कमरे में पड़ी होगी, जाकर ले आ। ठीक है मालकिन, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। कामिनी निशा के कमरे में जाती है। वरुण, जो कि नहाकर बाथरूम से अपने कमरे में आता है। उस समय वरुण के बाल गीले गीले थे और उसके बदन पर बस तौलिया लिपटा हुआ था। कामिनी बार बार वरुण को देख रही थी। जब वरुण की नजर कामिनी के ऊपर जाती है तो वरुण हड़बड़ाता हुआ बेड पर रखा हुआ कपड़ा उठाता है और अपने शरीर पर रखकर कामिनी से कहता है, अरे कामिनी, तुम यहाँ? कुछ चाहिए था क्या? माफ करना मालिक, वो मालकिन ने मुझे भेजा था, मैगजीन लेना था उनको। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे। अच्छा कोई बात नहीं, ये रही मैगजीन, और तुम अभी जाओ। कामिनी मैगजीन लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कामिनी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। कामिनी का ध्यान बार बार वरुण के ऊपर जा रहा था। थोड़ी देर बाद वरुण ऑफिस के लिए निकल जाता है और निकलने से पहले वो निशा से कहता है, अच्छा निशा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है और तुम थोड़ी देर बाद में आ जाना, तब तक मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वरुण निशा के सर पर किस करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये सब कुछ कामिनी देख रही थी और कहीं ना कहीं कामिनी वरुण के प्रति आकर्षित हो रही थी। उसे वरुण मन ही मन अच्छा लगने लग रहा था। तभी अचानक निशा को कुछ जलने की बदबू आती है और वो किचन में आती है और देखती है कि सारी सब्जी जल गई। तभी निशा कामिनी से कहती है, अरे कामिनी,
तुम यहाँ पर हो फिर भी सब्जी जल गई, पूरे घर में बदबू फैल चुकी है और तुम्हें पता ही नहीं लग रहा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तबीयत तो ठीक है ना? क्या सब्जी जल गई? अब माफ करना मालकिन, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अरे सब्जी जल गई कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि घर में कोई बात हुई है क्या तुम्हारे, या फिर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना जिस वजह से तुम्हारा ध्यान काम में नहीं लग रहा? मालकिन बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरी ना तबीयत तो थोड़ी ठीक नहीं है। क्या मैं यहीं पर थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद मैं घर का सारा काम कर दूंगी। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तू एक काम कर, तू सारा काम छोड़ और जाकर कमरे में आराम कर। जब तुझे लगे कि तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है तब तू उठ के काम कर लेना। और वरुण तो ऑफिस जा चुके हैं, मेरा वेट कर रहे होंगे और अब मैं भी जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज हमारी। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं अच्छे से ध्यान रख लूंगी सब चीजों का। थोड़ी देर बाद निशा ऑफिस के लिए निकल जाती है, उनके कमरे में जाती है और वहाँ जाकर वरुण के कपड़े लेकर उसे अपने सीने से लगाकर कहती है, मालिक के लिए तो बस मैं बनी हूँ। न जाने ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि अब उनके बिना मेरा जीना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मुझे उनसे प्यार हो गया है मालिक से। दिल में जो ये प्यार का तूफान जागा है उसे कैसे शांत करूं? क्या मालिक भी मुझसे प्यार करते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था और निशा कामिनी से कहती है, ऐसे ही निशा काम के सिलसिले से शहर से बाहर चली जाती है, पर घर पर सिर्फ कामिनी और वरुण थे। कामिनी बहुत ही अच्छे से घर का ध्यान रखती है और एक रात पूरे घर की लाइट चली जाती है। कामिनी की आँख खुलती है और वह वरुण को कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है और वो कहती है, मालिक दरवाजा खोलो ना, लाइट चली गई। मुझे ना अंधेरे से डर लगता है, इन्वर्टर भी चालू नहीं हो रहा। आ रहा हूँ, रुको। वरुण जैसे ही दरवाजा खोलता है, कामिनी डर के मारे उसे गले लगा लेती है और कहती है, मालिक मुझे ना बहुत डर लग रहा है। रात के 1 बज रहे और लाइट भी नहीं आ रही। इन्वर्टर जलाने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं चल रहा। वरुण इन्वर्टर जाकर चेक करता है। इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण इन्वर्टर चल नहीं रहा था और लाइट गई हुई काफी देर हो गई थी। कामिनी और वरुण एक कमरे में थे। कामिनी को बस एक ऐसा मौका चाहिए था जो कि आज उसे मिल गया था। कामिनी वरुण के पास जाती है और उसे अपने करीब खींचते हुए उससे कहती है, मालिक मुझे नहीं पता था कि मैं आपके करीब क्यों हूँ। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो हो रहा है ये सही है या गलत। मुझे बस इतना पता है कि जो हो रहा है फिलहाल के लिए बिल्कुल सही है। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ मत बोलो। इतना बोलकर कामिनी वरुण के करीब जाने लगती है। वरुण भी अपना कंट्रोल खो बैठता है और वो भी कामिनी का साथ देने लगता है, जिसके बाद दोनों अपनी सारी मर्यादा पार कर देते हैं। अगले सुबह जब कामिनी की आंखें खुलती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। थोड़ी देर बाद जब वरुण की आंखें खुलती है तो वरुण कामिनी से कहता है, कामिनी मुझे माफ करना, जो रात हुआ वो नहीं होना था क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ और इस बात को तुम अपने तक ही रखना और जो हुआ उसे भूल जाना। जो हुआ उसे भूल जाऊं? मजाक समझाए क्या? मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझसे शादी आपको करनी पड़ेगी। तुम्हें तो पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? मालूम है कि शादीशुदा हो तो ये सब क्यों किया? अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस कर दूंगी। वरुण बुरी तरह से डर जाता है और कुछ ही दिनों बाद कामिनी और वरुण दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद निशा घर वापस आती है। जब निशा घर आती है तो कामिनी से कहती है, अरे कामिनी तूने शादी कर ली और तेरी मांग में सिंदूर भी है। वाह, मुझे बताया भी नहीं, ये सही था तेरा। हाँ शादी कर ली मैंने और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादीशुदा लाइफ से। अच्छा चल, ये सारी बातें ना मैं तुझसे बाद में करूंगी। फिलहाल के लिए मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और मेरे लिए 1 कप चाय बना दे तू। ओ मैडम, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। चाय बनाना है तो खुद बनाकर पी लो। अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्या हो गया है तुझे? कैसी बातें कर रही है? मैं इस घर के मालिक की पत्नी हूँ तो जाहिर सी बात है ना कि मालकिन मैं हुई।
शादी कर ली है मैंने वरुण से और अब हम दोनों पति पत्नी हैं। ये क्या बकवास कर रही है? कुछ दिनों के लिए मैं बाहर क्या चली गई? तूने तो मेरे घर पे ही कब्जा कर लिया। रुक, मैं ना वरुण से बात करती हूँ इस बारे में। तुम्हारी एक गलती की वजह से ना तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और आज अगर तुम सही होते ना तो मैं 2 मिनट के अंदर उस कामिनी को घर से उठाकर बाहर फेंक देती। लेकिन गलती तो तुम्हारे अंदर भी है वरुण, तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर तुम साथ होते ना मेरे तो मैं ये सब कुछ हैंडल कर लेती। खैर, इन बातों का ना कोई मतलब ही नहीं है, और ये मत भूलो कि ये पूरी प्रॉपर्टी और ये पूरा बिजनेस मेरे नाम पर है, और तुमने जो मेरे साथ किया है ना वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इसीलिए मैं तुम्हें अपने बिजनेस और अपने प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा नहीं दूंगी। इस तरह से निशा वरुण और कामनी को उस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती है और अकेले ही अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। टीना अपने पति रवि के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। रवि अपनी कंपनी में दिल लगाकर काम करता था और यही वजह थी कि रवि का प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया था। ऐसे ही एक दिन रवि खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हिना हिना हिना, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या बात है रवि? हिना, मेरा प्रमोशन हो चुका है और कंपनी ने मुझे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, और तो और दिल्ली में कंपनी की तरफ से मुझे रहने के लिए घर भी मिला है। बस 2 दिन में हमें दिल्ली शिफ्ट होना है, फिर हम भी दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे। रवि, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। रवि की जिंदगी में अभी नई नई खुशियाँ आई थी और इस खुशी से हिना भी काफी खुश थी। अब क्या था, अब 2 दिन बाद ही हिना और रवि अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो रवि को कंपनी की तरफ से मिली थी। रवि, ये कितना बड़ा घर है, लेकिन रवि मैं तो इस घर में बोर हो जाऊंगी क्योंकि हम इस शहर में नए हैं और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। हिना, नई जगह में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिक्र मत करो। यहाँ पर देखो कितने सारे घर हैं, कोई ना कोई पड़ोसी आकर तुम्हारा टाइम पास कर ही जाएगा। रवि और हिना आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर का दरवाजा बजता है और जैसे ही रवि दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी है जिसका नाम जूली था। तो इस घर में आप लोग नए नए शिफ्ट हुए हो। वैसे मेरा नाम जूली है। आपके घर के बिल्कुल सामने वाला जो घर है उसी में रहती हूँ। दरअसल मैं भी अभी यहाँ नई आई हूँ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे, इसलिए सोचा क्यों ना अपने नए पड़ोसी से बात किया जाए, क्योंकि हम दोनों ही इस मोहल्ले में नए हैं और हमारी अच्छी बनेगी। रवि, कौन है दरवाजे पर? हमारी नई पड़ोसन जूली। अभी तुम कह रही थी ना कि तुम इस घर में बोर हो जाओगी। देखो, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए तुम्हारी पड़ोसन आई है। मैं तो आप दोनों को एंटरटेन करने के लिए आई थी। मेरा मतलब है कि मेरे पति विदेश में काम करते हैं, मैं अकेले पूरा दिन बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आकर आप लोगों के साथ बैठ जाऊँ। ऐसे में आपका भी समय बीत जाएगा और मेरा भी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं जूली जी, पर क्या करें, जनाब जी के पास तो टाइम ही नहीं है और आप खड़े होकर अपनी पड़ोसन को ही देखते रहेंगे या ऑफिस भी जाएंगे। आज आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हिना के कहने पर अब रवि ऑफिस चला जाता है, पर ऑफिस जाने के बाद रवि के दिलो दिमाग पर सिर्फ जूली का फितूर रहता है। वह हर समय जूली के बारे में सोचता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जूली का रोजाना हिना के घर पर आना जाना लगा रहता है। इसी बीच एक दिन जूली हिना के घर पर डिनर कर रही होती है। वैसे जूली जी, पता नहीं कैसे पति हैं आपके, जो अपनी इतनी सुंदर बीवी को यहाँ अकेला छोड़कर विदेश चले गए। अगर आप मेरी बीवी होती तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ता। अगर ऐसी बात है ना रवि जी, तो आप एक काम करो, मुझे अपनी बीवी बना लो, क्योंकि मैं अपने पति में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मेरे साथ रहते ही नहीं है। इसीलिए मुझे आप जैसा पति चाहिए जो हर समय अपनी बीवी को टाइम दे। जूली और रवि एक दूसरे पर लाइन मार ही रहे होते हैं कि तभी खाना लेकर हिना वहाँ पहुँचती है और उन दोनों से कहती है, क्या बात चल रही है आप दोनों की? तुम्हारी पड़ोसन को तुम्हारी सौतन बनने की। क्या मतलब? जूली जी, सच में आप बड़ी मजाकिया हैं, पर शायद आपको नहीं पता मेरी बीवी मेरे लिए कितनी पॉसेसिव है। उसे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है। वैसे ही ना, मैं जूली जी से उनके पति के बारे में पूछ रहा था कि वो विदेश में क्या काम करते हैं। ठीक है, अगर बातें हो गई हो तो आप खाना भी खत्म कर लीजिए। कब से देख रहे हो खाने को बस लेकर बैठे हो। हिना सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब जूली खाना खाकर जाने लगती है, तभी पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है, जिसके बाद जूली रवि और हिना से कहती है,
हिना, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या आज रात मैं तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ? वो दरअसल बात यह है ना कि मैं अकेली रहती हूँ और लाइट भी नहीं आ रही और मुझे अकेले डर लगता है, इसीलिए मुझे आप दोनों का साथ चाहिए ताकि मुझे डर ना लगे। हाँ हाँ जूली जी, क्यों नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, आप डरिए मत। इस तरह से जूली रवि और हिना के घर पर ही रुक जाती है। हिना रात में सो रही होती है कि अचानक से रवि उठकर जूली के कमरे में चला जाता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। अगर मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ तो तुम अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं देते? जूली मेरी जान, मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं उसे बता सकता हूँ कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था और हम दोनों उसकी पीठ पीछे मिलते रहते हैं। रवि और जूली आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हिना की आंखें खुलती है और वह अपनी आंखों से अपने पति को ही जूली के साथ देख लेती है। ये क्या हो रहा है मेरे पेट पीछे? रवि जी, आपको शर्म नहीं आई अपनी ही पड़ोसन के साथ ये सब करते हुए? इस बात की शर्म हिना, जूली तुमसे ज्यादा सुंदर और सेक्सी है। जूली बिल्कुल वैसी ही औरत है जैसी कि मुझे पसंद है और अच्छा ही हुआ जो तुम्हें अपने आप सच्चाई का पता चल गया। अब तुम मेरी जिंदगी से जा सकती हो ताकि मैं अपनी जूली से शादी कर सकूं और उसके साथ अपना घर बसा सकूं। मुझे इतना बड़ा धोखा देकर आपने अच्छा नहीं किया रवि जी। जो औरत अपने पति की नहीं वो आपकी क्या ही होगी। जब उसने आपके लिए अपने पति को छोड़ दिया तो सोचिए, अगर आपसे भी अच्छा उसे कोई दूसरा आदमी मिला तो वो आपको भी छोड़ देगी। और रही मेरी बात तो मैं जा रही हूँ आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए, पर मैं आपके धोखे को कभी नहीं भूलूंगी और न ही आपको कभी माफ करूंगी। इस तरह से हिना अपने पति को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाती है, जिसके बाद रवि जूली से शादी कर लेता है। पर जूली शादी के कुछ ही महीनों बाद बड़ी ही चालाकी से रवि की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है और उसे धोखा देकर मौका देखकर उसे लूटकर भाग जाती है। जिसके बाद रवि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। हिना ने बिल्कुल सही कहा था, मैंने हिना के साथ बहुत गलत किया, पर मैं अब अपनी गलती कैसे सुधारूं? मुझे एक बार हिना से बात करनी चाहिए और उसे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। अब रवि हिना से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है और अपनी बीवी हिना से माफी मांगता है। किस बात की माफी मांग रहे हो रवि तुम मुझसे? आखिर तुम तो चाहते ही थे ना कि मेरे पड़ोसन मेरी सौतन बन जाए और तुम्हारी वजह से मेरी पड़ोसन मेरी सौतन भी बनी। वो बात अलग है कि मेरी सौतन तुम्हें लूट कर भाग गई। हिना, तुम्हारा कहना सही है, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। इतना बोलकर रवि हिना के आगे हाथ जोड़ लेता है। हिना भी रवि को माफ कर देती है, जिसके बाद रवि और हिना मिलकर जूली के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा कर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि इससे पहले भी जूली ने इसी तरह से कई लोगों से शादी करके लोगों को बेवकूफ बनाया है। जिसके बाद पुलिस तो जूली को ढूंढने में लग जाती है, पर रवि और हिना अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। जिसके बाद रवि कभी भी किसी पराई औरत की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखता। हिना अपने पति रवि के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। रवि अपनी कंपनी में दिल लगाकर काम करता था और यही वजह थी कि रवि का प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया था। ऐसे ही एक दिन रवि खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हिना हिना हिना, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या बात है रवि? हिना, मेरा प्रमोशन हो चुका है और कंपनी ने मुझे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया और तो और दिल्ली में कंपनी की तरफ से मुझे रहने के लिए घर भी मिला है। बस 2 दिन में हमें दिल्ली शिफ्ट होना है, फिर हम भी दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे। रवि, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। रवि की जिंदगी में अभी नई नई खुशियाँ आई थी और इस खुशी से हिना भी काफी खुश थी। अब क्या था, अब 2 दिन बाद ही हिना और रवि अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो रवि को कंपनी की तरफ से मिली थी।